हे नीट एस्पिरेंट्स, आज हम एवोल्यूशन चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट PYQs कवर करेंगे। यह चैप्टर बताता है कैसे स्पीशीज इवॉल्व होती है, नेचुरल सिलेक्शन का रोल क्या है और कौन से एविडेंसेस आपको नीट में जरूर काम आएंगे। चलिए डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन फास्ट और फोकस्ड हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ से नीट 2020 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SL मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। यानी जो SL मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था जहां से अमीनो एसिड प्रोड्यूस हुए थे एक क्लोज्ड फ्लास्क में, तो उन्होंने क्या क्या चीज ली थी एक्सपेरिमेंट के अंदर। CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, CH3H2NH4 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस, CH3H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले जो टेम्परेचर था वो 800 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा यहाँ पे मीथेन था, हाइड्रोजन था और एमोनिया थी। ओके, यहाँ पर ये चीज नहीं थी, CH3 नहीं था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, प्योर NCERT बेस्ड है। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रही है तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है कि क्या होगा। ओके, फर्स्ट दिया गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर और फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या हुआ था, जो अमीनो एसिड है यानी जो ऑर्गेनिक मोनोमर्स है उनका सिंथेसाइज हुआ, तो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर जो है वो फर्स्ट पे आएगा। देन हमारा क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, यानी वही जो मोनोमर्स थे वो उन्होंने मिलकर बनाया पॉलीमर्स। देन जो हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन जो फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम का जो वो डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले जो वो सेकंड आएगा। ओके, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। देन हमारे पास थर्ड आएगा, अब भी हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन है। देन हमारे पास फर्स्ट आएगा। ओके, एंड देन हमारे पास फोर्थ आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, करेक्ट सीक्वेंस जो आएगा वो आएगा 2 3 1 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लिखी गई है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली एनएरोबिक। सेकंड स्टेटमेंट लिखी गई है द फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रोप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। ऑन द अबाउ द टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ A एंड B आर करेक्ट, बोथ A एंड B आर फॉल्स, A इज करेक्ट बट B इज फॉल्स, B इज करेक्ट बट A इज फॉल्स। तो इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रिजम्बली एनारोबिक होते ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। द फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वर कीमो ऑटोट्रोप्स दैट वर नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। वो रिलीज ऑक्सीजन नहीं करते थे, ऑक्सीजन तो जो वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होकर आई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया कि कौन सी एक इनकरेक्ट है। अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायोट्स, प्रोटोबायोट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। प्रोटोबायोट्स क्या होते हैं, कोइजरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स जो होते हैं, छोटे छोटे स्पीयर्स बन जाते हैं जहाँ पे कुछ एनिमल्स रहते हैं। एज एविजन इन एन एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन दिए गए हैं, दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरमेंट, they were able to reproduce and they could separate combination of molecule from the surrounding। सिंपल है, जो प्रोटोबायंट्स होते थे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये लिखा है दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, जी नहीं, प्रोटोबायंट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकरेक्ट है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा है द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। केमिकल इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड था। इंटरेक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले अंडर द इंटेंस हीट, इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द केमिकल। बिल्कुल करेक्ट जो है वो कंसेप्ट कौन सा था केमिकल इवोल्यूशन बेस्ड पे, तो वो था कि पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर होगा, तब हमारा जो ओरिजिन हुआ होगा लाइफ का। तो ये आंसर बिल्कुल C आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड वाज नॉट फाउंड बाय सिंथेसिस इन मिलर एक्सपेरिमेंट। जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर कौन सा एमिनो एसिड उन्हें नहीं मिला था। एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड। तो उनको जो है वो ग्लूटामिक एसिड उस टाइम नहीं मिला था, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड मिले थे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। कौन सा एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग मैटर से एकदम से स्पॉन्टेनियसली जो वो ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। इनमें से कौन सी चीज इसको सही बताती है? लार्वा कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट, माइक्रोब्स अपीयर्ड फ्रॉम अनस्टेलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन ए वेसल्स। अगर मीट को अच्छे से जो है वो हीट और कीप किया जाता है एक सील्ड के अंदर, तो वहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिंपल है कि स्पॉन्टेनियसली कहीं पर भी नॉन लिविंग मैटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स नहीं आ सकते। तो जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू ऑपेरन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जो स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर था उनमें से कौन सी चीज नहीं थी? मीथेन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, वाटर वेपर नहीं था। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट में मीथेन भी तो लिया था, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। सिंपल है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। जो मून है उसके ऊपर कोई भी लाइफ नहीं है, क्यों? O2 की वजह से, वाटर की वजह से, लाइट की वजह से, टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा, लाइट भी कुछ ना कुछ होगी। सिंपल है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो आंसर आएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है। प्रोटीन है, सेलुलोज है, लिपिड है, या फिर स्टीरॉइड है, तो वो है सेलुलोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, जो सबसे पहली जो लाइफ आई थी अर्थ के ऊपर वो कैसी थी? साइनोबैक्टीरिया थी, कीमो हेट्रोट्रोप थे, ऑटोट्रोप थे, या फोटोट्रोप थे? सिंपल याद रखना, केमिकल से फूड लेते थे बट वो हेट्रोट्रोप्स थे, ऑटोट्रोप बाद में आए थे। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, कीमो हेट्रोट्रोप, फर्स्ट लाइफ पूछा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द प्रीमिटिव अर्थ इज। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहले यहाँ पे बोला गया NH3 न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाटर न्यूक्लिक एसिड, NH3 प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड, NH3 वाटर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो सिंपल सा देखिए, सबसे पहले क्या था? एमोनिया था, ये बिल्कुल सही है। देन उसके बाद क्या था? वाटर मॉलिक्यूल था जिससे ऑक्सीजन निकली थी। देन न्यूक्लिक एसिड बने थे एंड देन न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर तो आएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर। पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था वो कैसे थे? कीमो ऑटोट्रोप, कीमो हेट्रोट्रोप, ऑटोट्रोप और यूकैरियोटिक। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अभी बता के आए थे कीमो हेट्रोट्रोप थे, नॉट ऑटोट्रोप। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे क्या चीज एब्सेंट थी? NH3, H2, O2, CH4। O2 नहीं थी ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, टॉपिक हमारा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कौन सा जो चीज था उन्होंने प्रपोज की थी डार्विन एंड वेलस ने? और प्रोडक्शन, वेरिएशन, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, नेचुरल सिलेक्शन। वेरिएशन, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, ओवर प्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। और प्रोडक्शन, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, या फिर वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और प्रोडक्शन, कंसिस्टेंसी। फॉलोइंग सीक्वेंस हमें बताना। तो सबसे पहले जो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया वो चीज क्या बताई उन्होंने? ये बताई ओवर प्रोडक्शन के बारे में, सिंपल है। देन उसके बारे में क्या बताया कि कॉन्सिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज का क्या इफेक्ट होगा वो चीज बताई। देन वेरिएशन बताया, देन सबसे लास्ट में जो बताया गया वो नेचुरल सिलेक्शन बताया गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है ना वो आएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, Darwin theory of pangenesis shows similarity with the theory of inheritance of acquired character. Then what will be the correct according to it? जो डार्विन की थ्योरी थी पेंजेनेसिस में वो बिल्कुल सिमिलर हो रही थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के साथ में। तो इसमें क्या बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इट क्या चीज करेक्ट है? यूजफुल ऑर्गन्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड वाइल यूजलेस ऑर्गन बिकम एक्सटेंड, साइज ऑफ ऑर्गन्स इंक्रीज विद एजिंग, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज ड्यू टू विल पावर और देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपल समझिए, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ फिजिकल बेसिस होगा जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहे हैं वो कैरेक्टर आगे, वही पेंजेनेसिस में बता रहा था। तो इन दोनों के अंदर जो थ्योरी मिल रही थी वो ये चीज मिल रही थी, सिंपल है, देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
ओके, नेक्स्ट जो अब हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जो नीट 2020 में आया हुआ। काफी नीट 2020 2 to 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे, तो बहुत अच्छे से करने में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट द एंथेरोपोजेनिक एक्शन। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है एंथेरोपोजेनिक एक्शन, जहाँ पे ह्यूमंस आकर वहाँ पर कुछ ना कुछ उनमें चेंज करने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहाँ पे उस चीज़ को बोलता है एंथेरोपोजेनिक एक्शन। अब यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से करेक्ट एग्जांपल है एंथेरोपोजेनिक के। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस यूकेरियोटिक या मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड वो एक नेचुरल सिलेक्शन की तरह एडेप्टिव एडिशन वाला, तो उसमें तो ह्यूमंस का तो कोई रोल भी नहीं था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड वहाँ पे क्योंकि हम हर्बिसाइड्स यूज करें उसकी वजह से रेजिस्टेंस वीड जो वहाँ पे ह्यूमंस का रोल। ड्रग रेजिस्टेंस यूकेरियोटिक अगर बन रहे हैं तो वहाँ पर ह्यूमंस का रोल आ रहा है। मेन क्रिएटेड अगर डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग डेवलप कर रहा है तो वहाँ पे भी ह्यूमंस का रोल आ रहा है। तो एंथ्रोपोजेनिक उसको बोलते हैं जहाँ पे ह्यूमंस का रोल आ रहा है। एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी हुआ है, तो वहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है नीट 2020 का ही। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसप्रूव्ड बाय। एम्ब्रियोलॉजिक जो सपोर्ट है इवोल्यूशन का वो किसने डिसअप्रूव किया था? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने, एल्फ्रेड वेलेस ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर ओपेरेन ने। प्योर एनसीईआरटी न्यू जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये टॉपिक अलग से इंक्लूड किया गया है। ओके, एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट वाला, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा कार्ल अर्नस्ट वॉन ने डिसअप्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिक सपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन का क्या चीज में एग्जांपल बिल्कुल मिलता है? एडेप्टिव रेडिएशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है या फिर नेचुरल सिलेक्शन है? तो सिंपल है, ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, एनालोगस ऑर्गन है। द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ द मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके फोर लिम्ब के अंदर बोन स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी वो क्या चीज बताती है? होमोलॉगी, एनालॉगी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव। वो होमोलॉगी बताती है। क्या बताती है? होमोलॉगी और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। डाइवर्जेंट यानी होमोलोगस। ओके, तो इनमें से कौन से इनकरेक्ट है? फोर लिम्स ऑफ मेन बेट चीता, हार्ट ऑफ बेट मेन चीता, ब्रेन ऑफ बेट मेन चीता। तो जो आपके कोडेट्स होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लगभग जो है होमोलोगस होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। बट आई ऑफ ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस यहाँ पे ये वाली चीज़ है वो इनकरेक्ट है, ये एग्जांपल सेट नहीं बैठता है कहीं से कहीं तक डाइवर्जेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ ए बर्ड। एक जो विंग ऑफ ए बर्ड से कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस हो सकता है? हाइंड लिप ऑफ द रैबिट, फ्लिपर ऑफ वेल, डोर्सल फिन ऑफ शार्क या फिर विंग ऑफ ए मोथ। तो सिंपल है, यहाँ पर फ्लिपर ऑफ वेल जो होमोलोगस होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस का क्या होता है? शेयर्ड एंसेस्ट्री, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या होता है? एनालॉगस अगर होगा तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर। विंग्स ऑफ ए बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट क्या हो सकते हैं? फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो सिंपल सा याद रखना कि यहाँ पर जो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट है उनका काम सेम है, ओके, बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किस चीज का एग्जांपल है? म्यूटेशन का, नियोलेमार्किज्म का, न्यूडार्विज्म का या नेचुरल सिलेक्शन का? सिंपल है, नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है फोर लिम्स ऑफ द केट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बेट्स यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है? एनालॉगस ऑर्गन, एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस ऑर्गन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल है कि वो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर बताना है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। एनालॉगस बनाना है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, फंक्शन बिल्कुल सेम है बट स्ट्रक्चर उनका अलग अलग होता है, तो पहली चीज गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड लंग्स ऑफ मैन,
फंक्शन बिल्कुल सेम है बट उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये हमारा ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पर जो एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस इज कॉल्ड। प्योर ये डेफिनेशन लिखी गई है, आपको बताना है कि ये चीज़ किस चीज़ की डेफिनेशन लिखी गई है। नॉन रैंडम इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो सिंपल याद रखना ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ द कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी उनका जो पैटर्न है स्ट्रक्चर जो वो डिफरेंट है बट फंक्शन जो वो सेम है। तो बताना क्या ये, एनालॉगस दैट आर इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस दैट हैव ड्यू टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो है वो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। अब आप कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो अगर, तो आप याद रख सकते हो HDAC, यानी AC क्या होता है, आपने AC चलाया, काफी गर्मी का मौसम है, तो A मतलब एनालॉगस और C मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, H मतलब होमोलोगस और D मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम, तो मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, लोगस का मतलब स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है बट फंक्शन सेम है, तो स्ट्रक्चर अलग है तो एनालॉगस हो जाएगा और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे हमसे 30 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जांपल इफ ऑफ द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के एग्जांपल दिए गए, बताना बिल्कुल करेक्ट कौन सा दिया गया। आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मेमल, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कोकुरबिटा, वॉन्स ऑफ फॉर्लिम एंड वर्टिब्रेटा, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कोकुरबिटा। ये सारे के सारे जो फर्स्ट थ्री है ये डाइवर्जेंट के है, फर्स्ट वाला ही केवल कन्वर्जेंट का है। बोन ऑफ इलम ऑफ वर्बेंट ये बिल्कुल सही है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये सारे जो कन्वर्जेंट के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो केवल एक ही दिया है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 काफी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है, गिवन फिलो आर द फोर स्टेटमेंट A to D each with the verb the two blanks, select the option which correctly fill up the blanks in the two statement। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिए गए हैं और हमें स्टेटमेंट दी गई है नीचे ABCD करके, और हमें बताना है कि ABCD में क्या आएगा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा इवोल्यूशन है ये, क्या ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ये बताना है हमें। तो सिंपल सा याद रखना, जी हाँ ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। डी देख लेते हैं, मिलर शो दैट CH4H2NH3 एंड व्हेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन फ्लैग इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आएगा वाटर वेपर। तो डी जो है, सॉरी बी जो है, बी के फर्स्ट के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, ये नहीं होएगा। बी के फर्स्ट में आएगा वाटर वेपर और अमीनो एसिड, ये बिल्कुल सही है, तो हमारे बी ऑप्शन तो यहाँ पे हटा लेते हैं। सी में देखते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज ए ऑर्गन एंड एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, बिल्कुल सही है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, और एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देता है, ओके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है सी का, पर यहाँ पे रूडिमेंट्री एनाटॉमिकल ये नहीं, रूडिमेंट्री नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ओके, तो अब हमारा ए और डी ही ऑप्शन रहता है। डी में देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू ऑफ द फिटेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डार्विन ने क्या बोला था कि स्मॉल वेरिएशन होते हैं, म्यूटेशंस नहीं बोला था उन्होंने, स्मॉल वेरिएशन बोला था, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ये वाला जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही लिखी गई है, बाकी जो चीजें हैं वो गलत लिखी गई है। आप दोबारा पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग लिखा गया, काफी कंफ्यूजिंग सा है, मतलब एक्चुअली इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आप यहाँ पे ये देखते रहिए कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, तो आपका हो जाएगा, बस ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपेटस की इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, मोलुस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, सीरियंट्रेटा, पोरिफेरस, टिनोफोरा या फिर प्लेटियलमंथिस। तो एनालिडा और जो अर्थ्रोपोडा होता है उसके कुछ कुछ कैरेक्टर पेरीपेटस के अंदर मिलते हैं, तो वो कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा का। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर लिखा गया है, इन केस ऑफ द पेपर्ड मोथ Boston betulinia, the black color form become dominant over the light color form in England during industrial revolution. This is an example of, जो मोथ था वहां पे ब्लैक कलर ज्यादा डोमिनेट हो गया लाइट कलर से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, ऐसा क्यों हुआ, किस चीज का एग्जांपल है ये। अपीयरेंस ऑफ द डार्कर कलर इंडिविजुअल ड्यू टू वेरी पुअर सनलाइट, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, इनहेरिटेंस ऑफ डार्कर कलर एक्वायर्ड ड्यू टू द डार्कर एनवायरनमेंट, या फिर नेचुरल सिलेक्शन वेज द डार्कर फॉर्म्स वर सेलेक्टेड। तो सिंपल है, ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, तो आंसर आ जाएगा नेचुरल सिलेक्शन वेयर द डार्कर फॉर्म्स वर सेलेक्टेड हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 34 है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एन एग्जांपल ऑफ एटिजियल, रेट्रोग्रेसिव, एनालॉगस या फिर होमोलॉगस। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर है 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स करेक्टली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन मेंशन अगेंस्ट इज। बिल्कुल करेक्ट बताना है। ओके, नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेलफिजी ट्यूबुलस ऑफ कॉकरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला गया। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्राउ होमोलोगस ऑर्गन बोला गया। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया टेंड्रिल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन बोला गया। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन वेस्टिजियल बोला गया। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन तो वेस्टिजियल होती है बट ब्लाइंड स्पॉट वेस्टिजियल नहीं होता है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया टेट्रोविलिया जो है वो होमोलोगस होते हैं। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्राउ जो एनालॉगस होते हैं। तो नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेलफिजी ट्यूबुलस कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो evidence of the existence of gills during embryogenesis of mammals. All the plant and animals are totipendency. Ontogenesis repeat phylogeny या फिर stem cells are specialized cells. करेक्ट बताना है तो यहाँ पर जो करेक्ट लिखा गया वो ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी होता है। अब ओंटोजेनी क्या होता है? ओंटोजेनी होता है कि मतलब कोई एक इंडिविजुअल है जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप हो रहा है, जो उसका डेवलपमेंट की स्टेज है गेस्टेशन पीरियड के टाइम पे, तो उसकी वो हिस्ट्री कैसी है, मतलब उसकी हिस्ट्री कैसी है, एक इंडिविजुअल कैसे डेवलप होता है उसकी हिस्ट्री देखनी है। और फाइलोजेनी का मतलब होता है कि उसको वो पूरी जो कम्युनिटी है, जो पूरी एक रेस है, जो पूरी कम्युनिटी है, जैसे ह्यूमंस की पूरी कम्युनिटी है, वो कैसे डेवलप होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे ओंटोजेनी जो होती है, जो एक इंडिविजुअल जैसी डेवलप होता है, वो वैसे डेवलप होगा जैसे उसकी पूरी कम्युनिटी डेवलप होती है। तो ओंटोजेनी जो रिपीट करती है फाइलोजेनी को, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनियोलॉजी कम टू रिजेंबल ईच अदर एज ए रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन द फिनोमिना इज टर्म्ड एज। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? माइक्रो इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इस चीज को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर एक जगह आते हैं तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38 है एन इंपॉर्टेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या हो सकता है? होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन ओनली। तो यहाँ पर सिंपल है, जो होमोलोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं वो बताते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक तरह से सेम रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल। कौन सा एक लिविंग फॉसिल नहीं है? पेरिपेटस, किंग क्रैब, स्पिनोडोन, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक लिविंग फॉसिल बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपका किंग क्रैब, पेरिपेटस और स्पिनोडोन जो है वो क्या है? लिविंग फॉसिल के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल। मोस्ट एक्यूरेट पूछा गया है। पहले जो है वो रेडियो कार्बन मेथड जो है वो यूज करते थे, बट मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है? पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या फिर यूरेनियम। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड जो वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट होता है। सेम इसी से रिलेटेड हमारा 41 क्वेश्चन पूछा गया। एज ऑफ द फॉसिल इन द पास्ट वाज जनरली डिटरमाइंड बाय द रेडियो कार्बन मेथड। तो पहले तो हम रेडियो कार्बन मेथड करते थे एंड अदर मेथड भी इन्वॉल्व हुए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फाउंड इन द रॉक्स के अंदर। मोर प्रिसाइज मेथड, सबसे प्रिसाइज मेथड कौन सा होता है? विच वर यूज रिसेंटली एंड लेड टू द रिवीजन ऑफ द इवोल्यूशन पीरियड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो अभी यूज हो रहा है मोस्ट प्रिसाइज। स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ फॉसिलेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेशन या फिर स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तो सिंपल है EPESR जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और फॉसिल ऑफ DNA है, ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस हो सकता है अभी। क्वेश्चन नंबर 42 है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय। कन्वर्जेंट किसके द्वारा बता सकते हैं? रैट एंड डॉग, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्टारफिश, कटलफिश, डॉगफिश, व्हेल। डॉगफिश और व्हेल जो है इसके द्वारा हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल थोड़े से सिमिलर टाइप के कुछ होते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 43 है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किस चीज का एग्जांपल है? ड्रग रेजिस्टेंस का, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्टिव रिजल्ट्स विद द सराउंडिंग, डिफेंस एडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए प्रोटेक्टिव रिजल्ट्स विद द सराउंडिंग। जब सराउंडिंग के अंदर कुछ चेंज आ रहा है तो वहाँ पे कौन कैसी रिजम्बलेंस आ रही है प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्टली द होमोलोगस स्ट्रक्चर। बिल्कुल करेक्टली जो है वो होमोलोगस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ऑर्गन विद एनाटॉमिकल सिमिलरिटी बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, ऑर्गन विद एनाटॉमिकल डिसिमिलरिटी बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ऑर्गन दैट हैव नो फंक्शन नाउ बट हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द, ऑर्गन अपीयर ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड डिसअपरिंग। सिंपल है, आपको याद रखना है कि एनाटॉमिकली जो होता है वो सिमिलर होता है बट फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसी को तो बोलते हैं होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आंसर आ जाएगा हमारा 44 का ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कौन से? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड लोकस्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड पेक्टोरियल फिन ऑफ फिश, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, लेग्स ऑफ द फ्रॉग एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड पेक्टोरियल फिन ऑफ फिश। ये बिल्कुल क्या है? आपके होमोलोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है द सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नो द फाइलोजेनी। किस चीज का सीक्वेंस हम यूज करते हैं फाइलोजेनी का पता लगाने के लिए? mRNA, rRNA, tRNA, DNA।
सिंपल, यहाँ पर जो कार्ल्स वोज थे उन्होंने इस चीज़ का बारे में बात की थी और उन्होंने इस साइज के बारे में बताया था, और वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 14C, जो कार्बन 14 है उसकी हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है? 500, 5000, 50 या 5 इंटू 10⁴ ईयर्स, तो 5000 ईयर्स होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। इन लेडरबर्ग रेप्लिका प्लाटिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट शैल बी यूज टू ऑब्टेन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले जो टॉपिक था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था। मिनिमल मीडियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, कंप्लीट मीडियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओनली मिनिमल मीडियम या फिर ओनली कंप्लीट मीडियम। मिनिमल मीडियम होना चाहिए और वहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी है बट जीनोटाइप बहुत ही डिफरेंट है, वो किस चीज को बताता है? माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? तो सिंपल है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। विच इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? थर्ड मोलर, नेल, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन और कॉकेस। तो यहाँ पर जो नेल्स होते हैं वो बिल्कुल भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। फिनोमिना ऑफ द इंडस्ट्रियल मेनलिज्म डेमोस्ट्रेट, जो इंडस्ट्रियल मेनलिज्म वो किस चीज को डेमोस्ट्रेट करती है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव, नेचुरल सिलेक्शन या फिर इंडस्ट्रियल? सिंपल है, वो किस चीज को बताती है? नेचुरल सिलेक्शन को बताती है। क्वेश्चन नंबर 52 है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर होमोलोगस ऑर्गन, बहुत बार रिपीट आ चुका, होमोलोगस ऑर्गन कौन सा होगा? विंग्स ऑफ बर्ड, हैंड्स ऑफ ह्यूमन, नेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्लॉज ऑफ एनिमल्स, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ कॉकरोच, ये सभी एनालोगस ऑर्गन्स है। विंग्स ऑफ बर्ड्स और हैंड्स ऑफ ह्यूमन जो है वो हमारे होमोलोगस ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 53। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इवोल्यूशनरी जो कन्वर्जेंस होती है वो किसके द्वारा हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रैंडम मैटिंग या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ग्रुप। सिंपल बताना है कि हम कन्वर्जेंसी जो है इवोल्यूशन, कन्वर्जेंसी जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, सिंपल ये पूछ रहे हैं वो कैसे होगा? तो डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री से हो जाएगा, तो वहाँ पे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रुप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, यहाँ पे हमें मेनली ये याद रखना आगे से भी कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? निक्टेटिंग मैन, ईयर मसल्स, आईलिड्स एंड कॉकिक्स, अपेंडिक्स कॉकिक्स, ईयर मसल एंड एल्बो जॉइंट, विजडम टूथ कॉकिक्स, बॉडी हेयर एंड ईयर मसल्स, और विजडम टूथ, बॉडी हेयर्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सिंपल याद रखो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया, ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे। विजडम टूथ जो होता है वो कई बार तो जो ह्यूमंस बीइंग होता है उसमें आता भी नहीं है, ओके, वो भी एक तरह वेस्टिजियल है, और बॉडी हेयर्स जो होते हैं वो भी वेस्टिजियल है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 55। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट डेंजरस इन होमोसेपियन, जो होमोसेपियंस है उनके अंदर मोस्ट डेंजरस आइसोटोप कौन सा है? फॉस्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90, सीजियम 137 या फिर आयोडीन 131? तो स्ट्रोंशियम 90 जो मोस्ट डेंजरस आइसोटोप बोला जाता है ह्यूमंस के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। द चेंज ऑफ द लाइटर कलर वेराइटी ऑफ द पेपर्ड मोथ बाइस्टन बेटोलुरियम टू इट्स डार्कर वेराइटी बाइस्टन इज ड्यू टू, जो लाइट कलर था उसका चेंज हो गया डार्कर कलर में, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से, रिजरेशन की वजह से, जेनेटिक आइसोलेशन या फिर टेम्पोरल आइसोलेशन की वजह से? तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है वहाँ पे म्यूटेशन की वजह से, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनमें से और कोई ज़्यादा मिलता नहीं है, वैसे नेचुरल सिलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 57। द होमोलोगस ऑर्गन आर दोज दैट शो सिमिलरिटी इन, होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे? किसके अंदर सिमिलरिटी होनी चाहिए? अपीयरेंस के अंदर, फंक्शन के अंदर, ओरिजिन के अंदर या फिर साइज के अंदर? तो वहाँ पे सिमिलरिटी होनी चाहिए ओरिजिन, अगर ओरिजिन उनका सेम है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। द प्रेजेंस ऑफ द गिल स्लिट इन द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ, जितने भी एम्ब्रियोज होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर उनके अंदर गिल स्लिट्स होता है, ये थ्योरी किस चीज को बताती है? मेटामॉर्फोसिस, बायोजेनेसिस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या फिर रिकैपिचुलेशन, ये बताती है रिकैपिचुलेशन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फेलोजोनी ऑफ द हॉर्स, जो हॉर्स की फाइलोजेनी होती है जो हम स्टडी करते हैं उसमें सबसे अर्लीस्ट जो फॉसिल की फॉर्म थी उसको क्या बोला गया था? देखिए, जो पहले पुरानी एनसीईआरटी थी 2005 से, उससे पहले पूरा हॉर्स के बारे में दिया गया था, बट इस नई एनसीईआरटी में हॉर्स के बारे में नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन भी 1994 का है, तब एनसीईआरटी के अंदर हॉर्स के बारे में बहुत कुछ बोला गया था। तो यहाँ पे हमें अर्लीस्ट फॉसिल बताना है, एक्वस है, मीजोहाइपस है, ईओहाइपस है या फिर मैरीहिपस है? तो सिंपल है, जो सबसे पहला जो इवोल्यूशन के अंदर जो था वो आपका था ईओहाइपस, याद रख सकते हो, रख लेना। क्वेश्चन नंबर है 60।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन का हमें यहाँ पे पेयर बताना है। पेक्टोरियल फिन ऑफ रोहू, फोरलिम्बोफोर्स, विंग्स ऑफ ग्रास ओपर एंड विंग्स ऑफ क्रो, लंग्स ऑफ रैबिट एंड गिल्स ऑफ रोहू, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये सारे ओनोलोगस है। पेक्टोरियल फिन एंड रोहू एंड फोरलिम्स ऑफ द, ये वाला आपका होमोलोगस है। क्वेश्चन नंबर है 61, इवोल्यूशनिक कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ, वही है वापस इवोल्यूशनिक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो वो डेवलपमेंट कैसे हुई। कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिसिमिलर कैरेक्टर इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोज रिलेटेड ग्रुप्स, या फिर रैंडम मैटिंग। तो सिंपल याद रखो, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आ रहे हैं डिफरेंट एंसेस्ट्री से तो उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी इन्वोल्यूशन। स्टडी ऑफ फॉसिल इज, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, सोरोलॉजी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। स्टडी ऑफ द फॉसिल को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए पैरेललिज्म। पैरेललिज्म किसको बोला जाता है, एडेप्टिव डाइवर्जेंस को, एडेप्टिव डाइवर्जेंस ऑफ वाइडली सेपरेटेड स्पीसीज को, या फिर एडेप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ वाइडली डिफरेंट स्पीसीज होती है, फिर एडेप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ क्लोज रिलेटेड ग्रुप्स होता है। तो सिंपल याद रखना, जो पैरेललिज्म बोलते हैं उसको बोलते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस होता है सिंपल, और क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स के बीच में होता है, तभी तो पैरेलल चल रहे होते हैं तभी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट वर प्रोनाउंस्ड बाय, एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट का बेसिक प्रिंसिपल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, वॉन बेयर, वेजमाइन, हैकल, या फिर मॉर्गन। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, नीट 2020 फेज 2 के अंदर भी पूछा गया था, वॉन बेयर, तो आंसर आ जाएगा वॉन बेयर। व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, ये वाले से क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कर्नाटका स्टेट के लिए जो अलग से नीट 2013 में एग्जाम हुआ था उसका पूछा गया। द फिंच स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिंच फूड, इनमें से कौन सा फिंच फूड नहीं है। कैरियन, इंसेक्ट, ट्री बर्ड, सीड्स। तो आपके जो इंसेक्ट, सीड्स और ट्री बर्ड्स है वो तो फिंच फूड होते थे, बट कैरियन जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेड टू द अदर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ अदर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर फैल चुका है। एडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, डाइवर्जेंट। एडेप्टिव रेडिएशन याद रख लेना, गैलापागोस आइलैंड में एडेप्टिव रेडिएशन है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डार्विन फिशेज आर एन गुड एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल कनेक्टिंग लिंक, एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट, एडेप्टिव रेडिएशन, तो सिंपल है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, the finches of the Galapagos Island provide an evidence in the favor of evolution due to mutation, retrogressive biogeographical evolution, species biogeographical evolution। adaptive radiation refer to, adaptive radiation किस चीज को रेफर करता है, evolution of different species from a common ancestor, migration of members of a species to different geographical area, power of the adaptation in an individual of a variety of environments, या फिर adaptation due to geographical isolation। तो यहाँ पर सिंपल है, evolution of different species from a common ancestor, adaptive रेडिएशन जो है वो इस चीज को रेफर करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस से कौन सा है, एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। सिंपल सा आंसर आएगा एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जो एविडेंस निकले थे उस हिसाब से आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द डाइवर्जेशन इन द टाइप ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस अडेप्टेड टू द डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स ऑन ए गैलापागोस आइलैंड एज ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन प्रोवाइड एविडेंस फॉर, जो गैलापागोस आइलैंड्स पे जो डार्विन ने देखा था वो किस चीज का एविडेंस प्रोवाइड करा था, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। सिंपल है, वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है इस चीज को बता रहा था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन, जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो क्या बताती है, रोल ऑफ एनवायरमेंट इन इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशन, चेंज इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशन, एंड नन ऑफ द यूजर, चेंज इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 73 है, हमिंग बर्ड एंड हॉक इलस्ट्रेट, जो हमिंग बर्ड और हॉक है वो किस चीज को बता रही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉजी, एडेप्टिव रेडिएशन, पैरेलल, एडेप्टिव रेडिएशन को वो बता रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 के अंदर बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।